वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की आज मीटिंग है। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए-आला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के LG शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में खुश्क साली, ज़राई शोबे को दरपेश मुश्किलात समेत दीगर मसाइल पर गौर ख्वाज़ किया जाएगा। नीति आयोग की मीटिंग दोपहर 2:30 बजे होगी। हमारे नुमाइंदे अनिल ने जायजा लिया। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक आज दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी। ये आपको बताना चाहूँगा कि ये वो गेट है जहाँ से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल और केंद्रीय वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस गेट से एंट्री करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो NDMC ने, ये एक NDMC क्षेत्र है, इसलिए NDMC ने वहाँ पर एक फूलों का गेट बना रखा है जिसमें नीति आयोग लिखा हुआ है और उसमें स्वागतम करते हुए एक शब्द लिखा हुआ है और बीच में भारत का मानचित्र है और तीनों तरफ से एक हथेली बना हुआ है जो हमारा तिरंगा है उस कलर से इसको बनाया गया है। इसके अलावा एक जो यहाँ बोर्ड है इसमें टीम इंडिया की बात कही गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कई मंचों से कहते रहे हैं कि वो टीम इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे राज्य हैं उनको साथ लेकर काम कर रहे हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में काम कर रहे हैं। आज की जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है उसमें कई ऐसे मुद्दे होंगे जो आज चर्चा किए जा सकते हैं। उसमें संभव है कि एग्रीकल्चर जो है उसमें कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, जो खासकर आंतरिक सुरक्षा है उसको कैसे जो दुरुस्त किया जा सकता है, इसकी आज चर्चा और बैठक में समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे अहम है कि जल वर्षा का संचयन कैसे किया जा सकता है, पेयजल की स्थिति जो है वो कैसे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है नीति आयोग ने चयन किए हैं उसके जो प्रगति के काम है वो कैसे पूरा हो सकते हैं या पूरा हो रहा है, कहां तक काम पहुंचा है। इसके अलावा चाहे वो APMC एक्ट हो या फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जानी है। अब देखना होगा कि जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी टिप्पणी करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें अपना संबोधन देंगे। उससे पहले नीति आयोग के तमाम ऐसे सदस्य होंगे और कई ऐसे अधिकारी हैं जो विभिन्न मुद्दों पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद जब रात करीब 7-8 बजेंगे उसके जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद नीति आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी देगा कि किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर अहम बात हुई है, समीक्षा हुई है और क्या कुछ आगे करने जा रही है। कैमरामैन सोनू के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। झारखंड के CM रघुवर दास ने कहा कि पानी की किल्लत से होने वाली परेशानियां, सिक्योरिटी, नक्सल, आदिवासी और ज़राई मसाइल पर नीति आयोग की मीटिंग में बात होगी। करते हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास से, जो कि नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे हैं। सर, आज क्या है एजेंडा? झारखंड की तरफ से क्या बात आप रखेंगे नीति आयोग की बैठक में? नहीं, नीति आयोग ने जो 5-6 पॉइंट जो राज्यों को भेजे, जल संचय कैसे हो, उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद भी एक समस्या के संदर्भ में भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो आकांक्षी जिले हैं, जो पिछड़ा जिले हैं, उसके डेवलपमेंट के संदर्भ में भी वार्ता होगी। इसके साथ साथ सुखाड़ से कैसे निपटा जाए इस संदर्भ में भी वार्ता होगी। इसके साथ साथ कृषि के आय को दोगुना कैसे करें, इन सारी मुद्दों पर आज नीति आयोग की बैठक में चर्चा होगी। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए जो आप लगातार प्रयासरत भी हैं पिछले 5 सालों से, 4.5 सालों से, आने वाले दिनों में उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष फंड या अलग से कुछ और सहायता की मांग करेंगे आप केंद्र से? नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जो सोच है कि संघवाद, संघीय ढांचा मजबूत होते हुए हम एक होकर काम करें देश के लिए, राज्य के लिए, उस दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के द्वारा हर तरह का सहयोग राज्यों को प्राप्त हो रही है, झारखंड राज्य को भी प्राप्त हो रही है। और इसलिए हम राज्य और केंद्र मिलकर राज्य और देश के विकास में जो भी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो हमें अनुदान या मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और 14वें वित्त आयोग के पैसे से भी राज्यों को आर्थिक संसाधन काफी प्राप्त हुई है।
आखिर में एक सवाल, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी इसमें जो चर्चा होने की संभावना है, खासतौर से झारखंड के संदर्भ में देखें तो नक्सल हमला जो कल हुआ है सरायकेला का, उसके बाद कहीं ना कहीं ये इशू रहेगा आपकी तरफ से, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह से बातें होंगी? नहीं, देखिए, इन 5 वर्षों के अंदर चाहे वो बाहर सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा, उस पर काफी कमी आई है। अब इसे आतंकवाद मुक्त भारत और उग्रवाद मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य मिलकर आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में दोनों मिलकर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री रघुवर दास। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। उधर नीति आयोग की मीटिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीनियर लीडरान यकजा हुए। मीटिंग की सदारत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने की। इस मीटिंग में कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर आला शरीक हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में जीडीपी के एदाद-ओ-शुमार, मुल्क में बेरोजगारी और खुश्क होती नदियों के मुद्दे उठाए जाएंगे। प्रदेश है देश के अंदर जहाँ सूखा व अकाल पड़ता रहा है आज तक सदियों से, वहाँ सूखे अकाल के साथ में पीने के पानी भी, चारे का प्रॉब्लम, गायों के कैंप लगवाओ, तो बड़ी प्रॉब्लम जो अन्य राज्यों के मुकाबले में अलग होती है और उसमें पीने का पानी बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स है। तो जो स्कीम हमने बना के प्रपोज की है, चाहे वो जोधपुर लिफ्ट कैनाल की 3rd फेज हो, चाहे वो बिशलपुर की योजना हो, पूरे राजस्थान की हमने जितनी भी योजनाएं जो बाहर की फंडिंग होगी उसके बारे में हमने बातचीत करी। देवेंद्र फडणवीस काबीना की कल तौसी होगी। कुछ नए चेहरों को काबीना में शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक राधा कृष्ण विखे पाटिल और आरपीआई लीडर अविनाश महातेकर को वजीर बनाया जा सकता है। शिवसेना के कोटे से भी 2 अरकान असेंबली को काबीना में शामिल किया जा सकता है। राजभवन में हलफबरदारी तकरीब को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ख्याल रहे कि देवेंद्र फडणवीस की उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र काबीना में तौसी की कयास आराइयों को तकवीयत मिली थी। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, देवेंद्र फडणवीस की काबीना में तौसी होने जा रही है और जिसमें शिवसेना के 2 अरकान भी शामिल किए जाएंगे। किन किन को शामिल किया जा रहा है और क्या कुछ जो ओहदा है उनको दिया जाएगा? देखिए, बहुत ही जो है मुश्किलों के बाद जो है तय हो पाया है कि कल 11 बजे जो है राजभवन में जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि 4 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, जिसमें जो हमारे सूत्रों की माने तो राधा कृष्ण विखे पाटिल, जिन्होंने कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता और कांग्रेस से रिजाइन किया है और वो बीजेपी में शामिल जो है होने वाले हैं। कई दिनों से जो है इसकी अटकलें लगाई जा रही है, तो वो मंत्री पद की बात चल रही थी, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो दूसरे हैं जयदत्त क्षीरसागर, जो एनसीपी छोड़कर शिवसेना में आए थे, तो शिवसेना कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और एक और मंत्री पद जो शिवसेना को दिया जा सकता है। और जो आरपीआई लोकसभा चुनाव में जो है कुछ सीटें मांगी थी लड़ने के लिए, लेकिन उन्हें वो सीटें नहीं मिली, तो उन्हें ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है आपको जो है विधानसभा चुनाव मौका दिया जाएगा और आपके जो आपकी पुरानी मांग रही कि आपके किसी एक सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, तो वो भी मांग पूरी की जाएगी। तो जो हमारे पास खबरें आ रही है कि आरपीआई आठौले गुट से जो है अविनाश महातेकर जो उन्हें जो है मंत्री बनाया जा सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना के 2 मंत्री को शामिल किया जा सकता है। इसमें उप मुख्यमंत्री का पद भी हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने ऑफर दिया है उप मुख्यमंत्री पद का, तो शायद सुभाष देसाई का नाम सामने आ रहा है, जो अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। शिवसेना जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री जो है बना सकती है, क्योंकि अगर संविधान से देखें तो महाराष्ट्र में 42 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें से 38 मंत्री जो है अभी हैं, यानी 4 जगह खाली है। तो उन 4 सीटों को जो है रिक्त जो सीटें हैं उन्हें 4 मंत्रिमंडल जो है शामिल किया जा सकता है। यानी कहीं न कहीं अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए जो है ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि 4 से 5 महीने ही खाली बाकी हैं विधानसभा चुनाव में। तो ये जो नए मंत्री बनेंगे, हालांकि ये कुछ कर नहीं पाएंगे 4 महीनों में, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन जो इनके सहयोगी दल है उन्हें खुश करने के लिए और विधानसभा चुनाव में जिस तरह सीएम ने अनाउंस किया है कि हम 288 सीटों में से
220 सीटें जीत के लाएंगे। तो जब उनकी सहयोगी पार्टियां खुश होंगी, सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो शायद तभी ये आंकड़ा वो पा सकते हैं। ये सारे सहयोगियों को खुश करने की कवायद है और कल जो है 11 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल की जो विस्तार की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और नए जो है 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साबिक सरबराह ई श्रीधरन ने वजीर आजम को खत लिखा है। श्रीधरन ने वजीर आजम से खवातीन को मेट्रो में फ्री सफर करने वाले मंसूबे को नामंजूर करने का मुतालबा किया है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर श्रीधरन ने इसके लिए मेट्रो के माली हालत का हवाला दिया है। उधर दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मेट्रो में खवातीन के फ्री सफर का मुकम्मल खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी और ऐसे में मेट्रो को फायदा होगा। सरकार कोई मेट्रो के कामकाज में इंटरवेंशन नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार तो सिर्फ ये कह रही है कि महिलाओं का किराया दिल्ली सरकार दे देगी। अब महिलाओं का किराया अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार देती है तो इससे तो मेट्रो को खुश होना चाहिए। और ज्यादा महिलाएं चलेंगी उसमें, और ज्यादा उसकी राइडरशिप बढ़ेगी। तो जो 40 लाख की कैपेसिटी वाली मेट्रो है, जो अभी 25 लाख में चल रही है और घाटे में चल रही है, उसको फायदा होगा। उनको अप्रूव करना चाहिए उनका लेटर, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर वुमेन इट वुड बी मोर अनसेफ इंस्टेड ऑफ बीइंग इट सेफ, बिकॉज देन मोस्ट ऑफ द चीप पॉपुलेशन, cheap men, then they would start riding. Even the most very cheap population would start riding it. But जैसा मैंने अपने ग्रुप्स में डिस्कशन करी है और मैंने खुद भी फील किया है कि इस स्कीम में बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसका रियल बेनिफिट आई डोंट थिंक किसी को मिलेगा। इससे बहुत बेटर हो सकता था कि सभी के लिए प्राइस कट कर दिए जाए मेट्रो के थोड़े थोड़े, जिससे कि सेम इम्पैक्ट पड़ता और सब लोग इक्वल फील करते। एंड आई डोंट थिंक वुमेन या मेन में कुछ डिफरेंस करना चाहिए, जो कि हो रहा है। और बात रही वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसके लिए इन सबसे अच्छा है कि थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए कुछ कुछ एरियाज में। जो मैंने पढ़ा है वो 1400 करोड़ रुपए पर मंथ का लॉस है। मैं समझता हूँ श्रीधर ठीक है। श्रीधर का जो व्यू है, जो फर्स्ट मेट्रोमैन है, जो उसका व्यू ठीक है। आईएमए डॉक्टरों के एक वफ्द ने आज भी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। डॉक्टरों ने कहा मरीजों को परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन एहतजाज जारी रहेगा। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। इस बीच मरीजों की हालत खस्ता है, ओपीडी खिदमात मुतासर है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि इमरजेंसी खिदमात बंद नहीं होंगी। इस बीच ममता हुकूमत ने डॉक्टरों से बातचीत की पेशकश की है, लेकिन अगर इस मसले को हल नहीं निकाला जाता है तो इस सूरत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 17 जून को मुल्कीर पैमाने पर हड़ताल करेगी। Why are not you asking this question that why administration is not accepting the demands of the junior doctors? That's the easiest way to sort out the problem, that they accept the demands on principle and they implement those demands as soon as possible. I am part of this movement. I don't have a separate identity. दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है। मरीज काफी ज्यादा परेशान है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने डॉक्टरों से बातचीत की। दिल्ली में आज 22 अस्पतालों के रेजिडेंट्स डॉक्टर आज स्ट्राइक पे हैं, जिसका असर अच्छा खासा देखा जा रहा है। हालांकि जो इमरजेंसी वार्ड है उसको इस चीज़ से दूर रखा गया है और वहां पर डॉक्टर अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है और क्या इनकी मांग है, इस मसले पर आइए बात करते हैं। इस वक्त में हमारे आप देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ठीक बाहर ये तमाम जो रेजिडेंट्स डॉक्टर है बाकायदा वो यहाँ पे हैं और अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर राहुल, आप लोगों की क्या मांग है जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिसको लेकर आप आगे बात भी रख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि हमारी टोकन स्ट्राइक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारी बस इतनी सी मांग है कि जितने जो हमारे एनआरएसएस डॉक्टर्स हैं या बंगाल में जिन डॉक्टर्स को हमारे को असॉल्ट किया गया है, जो भी हेल्पलेस हैं वहाँ पे, जो गूंज से परेशान हैं, उन सबको रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए या उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। इधर दे कैन डू कि वो इवैक्यूएट कर दें या वो प्रॉपर सिक्योरिटी स्टेट प्रोवाइड कर देगा। स्टेट प्रोवाइड नहीं कर सकती है तो एटलीस्ट सेंट्रल की तरफ से सीआरपीएफ डिप्लॉय करें या कोई और फोर्स डिप्लॉय करके वो लोग हेल्प करें हमारे डॉक्टर्स की। ये हमारी फर्स्ट फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। सेकंड थिंग, इन फ्यूचर के लिए भी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए, एक हॉस्पिटल सिक्योरिटी फोर्स हो
एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो चल रहा है, जिस पे वर्क चल रहा है, वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो, हर जगह हो। चौथा अगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, और अगर ममता बनर्जी जी जो हैं अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, तो फिर सेंट्रल को इंटरवीन करके वहाँ पे गवर्नर रूल लगाना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे वो अफेक्ट ना हो। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दे शुड बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर और दे शुड गिव सम प्रॉपर प्रोटेक्शन देयर। कुछ और भी डॉक्टर हमारे साथ में हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के मसले पर ये राजनीति हो रही है? कह सकते हैं कि राजनीति हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हमारी गलती नहीं है, ये हमें खींच लिया जा रहा है, हमें ड्रैग किया जा रहा है इस चीज़ में। हम किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। बट इस तरह की बातें बोलनी कि ये बीजेपी द्वारा मोटिवेटेड है या किसी से, दिस इज़ ऑल फॉल्स। ये बस एक प्रोपेगेंडा बना दिया जा रहा है, क्योंकि वो हेल्पलेस हैं, वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस तरह से ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो इसको पॉलिटिसाइज ना करके हम डॉक्टर्स की बस हेल्प की जाए वहाँ, और किसी तरह से उनको बचाया जाए। तमाम जो डॉक्टर्स हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज शाम के वक्त में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है, और उस बैठक में तय होगा कि 17 तारीख को जो IMA ने जो एक महत्वपूर्ण एक हड़ताल के लिए एक बैठक बुलाया है, क्या उसमें ये शामिल होंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहनवाज हुसैन ने ममता हुकूमत पर निशाना साधा और इस तरह के हालात के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की सरकार ने अराजक की स्थिति बना दी है। कानून व्यवस्था खत्म है, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, वहाँ की आवाम सुरक्षित नहीं है। TMC के गुंडे पूरी तरह से वहाँ पर माहौल को खराब कर रहे हैं। डॉक्टर्स में 600 के करीब डॉक्टरों ने त्यागपत्र दे दिया है। अब ममता बनर्जी अपनी जिद पर अड़ी हैं। वो डॉक्टर से मसले को सुलझाने की जगह उनसे ज़बरदस्ती काम पे आने की बात कर रही। ये सब चीज़ें प्यार से होती हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पूरी तरह से ये अपील की है कि डॉक्टर जो देश भर में स्ट्राइक पर हैं वो वापस आएं, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार के वजह से, उनके अड़ियल रवैये की वजह से पूरे स्वास्थ्य सिस्टम को नुकसान हो रहा है। पूरे बंगाल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक समस्या बन गई हैं ममता बनर्जी। साहित्य अकेडमी ने इस साल के युवा और अदबियतफाल इनामात का ऐलान कर दिया है। अदबियतफाल के लिए साइंसदान मोहम्मद खलील समेत मुख्तलिफ ज़बानों के 22 मुसन्निफीन को इनाम के लिए मुंतखब किया गया है। उर्दू के लिए साइंसदान मोहम्मद खलील को इनाम के लिए मुंतखब किया गया है। बच्चों के लिए दिलचस्प और मालूमात से भरपूर बेशुमार मज़ामीन कलमबंद करने वाले साइंसदान मोहम्मद खलील को उनकी किताब साइंस के दिलचस्प मज़ामीन के लिए इनाम दिया गया है। इनाम में 50,000 रुपये, तौसीफी सनद और मोमेंटो दिया जाएगा। अदबियतफाल में नुमाया खिदमात के लिए जिन दीगर ज़बानों के अदीबों को इनाम के लिए मुंतखब किया गया है, उनमें असामी ज़बान के लिए शमीम नसरीन, कश्मीरी ज़बान के लिए नाजी मुनव्वर और मराठी ज़बान के लिए सलीम सरदार मुल्ला शामिल हैं। साहित्य अकेडमी ने युवा पुरस्कार के लिए 23 उद्बा को मुंतखब किया है। उनमें अदीब सलमान अब्दुल समद भी शामिल हैं। उन्हें नॉवल लफ्ज़ों के लहू के लिए इनाम दिया जाएगा। मदारिस इस्लामिया की जदीद कारी के लिए मोदी हुकूमत नई स्कीमों के निफाज पर अमल करने का इरादा जाहिर कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मदारिस के बुनियादी ढांचों और सहूलियात को बेहतर और मजबूत किए बगैर इस तरह की स्कीमों का मुकम्मल फायदा हासिल किया जा सकता है। ये सवाल अब बहस का ऐसा मौजू बन गया है जिस पर माहिरीन न सिर्फ मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार कर रहे हैं बल्कि तजावीज़ भी पेश कर रहे हैं। पेश है तंजीर अंसार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मुंसलिक मदारिस से मुताल्लिक सरकारी फैसले जहां गुज़िश्ता दिनों मौज़ूए बहस बन रहे हैं, वहीं मदारिस के तालीमी हालात और जरूरियात से मुताल्लिक सरकारी कारकर्दगी की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। सूबे उत्तर प्रदेश में सरकारी अहकामात और स्कीमों के निफाज का जायजा अगर लिया जाए तो तस्वीर बरक्स नजर आती है। अंग्रेजी, रियाजी और साइंस जैसे मज़ामीन की तालीम के लिए
जदीद मौज़ूआत को मदरसा तालीमी निसाब में शामिल किया गया और इसके लिए NCERT की किताबों के इस्तेमाल का भी हुक्म जारी किया गया। लेकिन इन मज़ामीन की तालीम देने के लिए असातिज़ा की तकर्रुरी या फराहमी को यकीनी बनाने में हुकूमत ने किसी तरह की कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। मदरसों की जदीद कारी के बारे में जो ऐलानात किए हैं वो जो है बहुत अच्छी बात है कि वो ऐलान कर रहे हैं, मगर हमारा ये कहना है मदरसे में जो बुनियादी ढांचे को सुधार की ज़रूरत है वो उस पर कुछ भी गौर नहीं किया जा रहा है। वो दिन ब दिन बदतर से बदतर हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो बोर्ड बेहतर हो, बुनियादी इसका ढांचा बेहतर हो, फिर मदारिस के अंदर तालीमी जो मामलात हैं, जो तालीम का ज़रिया है उसको वो लागू करें। हमने कहा तो कि साहब हमें इंग्लिश देंगे और मैथ का हो और ऐसा हो वैसा हो, लेकिन सब कुछ हम ऐलान करते रहते हैं। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि भाई हमें टीचर दीजिए ताकि हम पढ़ाएं भी, तो हमारे पास टीचर होगा तभी तो हम उसको ज़्यादा आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब हम टीचर मांगते हैं तो सब फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं और होता क्या है कि जितने दावे होते हैं सब वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। वहीं मदारिस की जदीदकारी और मदारिस के तालिब इल्मों की तालीमी इमदाद के मंसूबे को मदरसा मुंतज़मीन एक बेहतर पेशरफ्त तो करार दे रहे हैं, ताहम सबसे पहले मदारिस के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने की हुकूमत से अपील करते हुए तजावीज़ भी पेश कर रहे हैं। बच्चे हमारे पढ़ने के बाद वो दीनी तालीम से भी आरास्ता हों और दुनियावी तालीम से आरास्ता हों, वो IAS PCS बने और जो है जो आज की ज़रूरत है उसमें हमारे मदारिस के बच्चे भी शामिल हो जाएं। मगर इस बुनियादी चीज़ पे तो कभी गौर नहीं किया जा रहा, सिर्फ स्कीम का ऐलानात कर दिए जाते हैं और उसको सही तरीके से नहीं लागू किया जाता है। मदरसों को तब्दील करने का मतलब ये नहीं होता कि एक मौलवी के हाथ में पिलास पेशकश थमा दिया जाए, उसको लेबर बना दिया जाए। हाँ, उसको वो तालीम दी जाए कि जिसमें मौलवियत का वक़ार बाकी रहे, मौलवी रहे और एक जो पेशवा की नज़र से जो देखा जाता है मौलवी, उसी नज़र से देखा जाए। स्कूलों के मसावी मदारिस इस्लामिया के तालीमी निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाने से पहले इन तालीमी इदारों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना जरूरी है और इसके लिए स्कीमों के ऐलान के साथ साथ नेक नियत और मजबूत इरादों का होना लाजमी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। जूलियन असांज की अमरीका हवालगी के मामले पर लंदन की अदालत बाकायदा समाअत आइंदा बरस 25 फरवरी को करेगी। ज़राए के मुताबिक ये समाअत 5 दिनों तक जारी रह सकती है। अमरीका ने असांज पर खुफिया दस्तावेजात वेबसाइट पर शाया करने का इल्जाम लगाया है। अमरीका विकीलीक्स के बानी के खिलाफ जासूसी एक्ट के मुनाफी इक़दामात के तहत कार्रवाई करना चाहता है। श्रीलंका में ईस्टर संडे के रोज किए गए दहशतगर्दाना हमलों का मुश्तबा मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात पेरिस में इंटरपोल ने बताई। इंटरपोल की जानिब से की गई इस गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। समझा जाता है कि इससे तफ्तीश में मदद मिलेगी। 21 अप्रैल को किए गए इन हमलों में 250 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। मुश्तबा मुल्जिम की उम्र 29 बरस बताई जा रही है।